चीन और पाकिस्तान भारत के वो दो पड़ोसी जो लगातार हिंदुस्तान को परेशान और बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं। पीओके से लेकर अरब सागर तक चीन पाकिस्तान को हर वो मदद करने की कोशिश करता है जिससे भारत की पेशानी पर बल डाले जा सके। इस कड़ी में चीन ने नया पैंतरा मारा है। पाकिस्तान की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए चीन ने 8 सबमरीन देने की घोषणा की थी, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि इन 8 में से 4 पनडुब्बियां पाकिस्तान के कराची शहर में ही बनाई जाएंगी। ग्वादर में चीनी पनडुब्बी, पीओके में चीन का दखल। चीन हिंदुस्तान को घेरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता दिख रहा है, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो या फिर पीओके में चीन की सेना की तैनाती। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद करता रहा है और इस कड़ी में हिंदुस्तान की सरहद से महज 400 किलोमीटर दूर चीन रच रहा है खतरनाक साजिश। चीन ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को 8 सबमरीन देगा। इनमें से 4 का कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के कराची शहर के डॉकयार्ड में किया जाएगा। ये पनडुब्बी निर्माण उस डील का हिस्सा है जो चीनी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा के दौरान की गई थी। इसमें सबसे अहम पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना भी है। पाकिस्तान के अखबार के मुताबिक पाक डिफेंस मिनिस्टर राणा तनवीर हुसैन ने कहा है कि सबमरीन बनाने के लिए चीन पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। इसके लिए कराची शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप लगाया जाएगा। इन पनडुब्बियों के आने से पाक नेवी के बेड़े की क्षमता बढ़ जाएगी। हालांकि तनवीर हुसैन ने यह साफ नहीं किया है कि चीन से किस तरह की और कौन सी सबमरीन खरीदे जाने हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये युआन क्लास टाइप 041 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेकर डील हुई है। अभी चाइना के साथ उन्होंने हमारे साथ जो पाकिस्तान और चाइना का आपस में डील हुआ है उसके अंदर उन्होंने 8 युआन क्लास सबमरीन्स के बारे मांगा है और ये सबमरीन भी काफी एडवांस सबमरीन है। ये पनडुब्बी एआईपी सिस्टम से लैस होगी, यानी इसे सतह पर आकर ऑक्सीजन नहीं लेनी होगी। इस डील पर $10 अरब की लागत आएगी। पाकिस्तान के पास अभी 8 पनडुब्बी हैं, जिसमें से 5 अगस्ता और 3 MG110 हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पहले फ्रांस से अगस्ता 90B पनडुब्बी खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन फ्रांस ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के अंदर जो टॉर्पीडोज लगा रहा है वो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर टिप्ड टॉर्पीडोज हैं, जो कि एक बहुत ही भयंकर है और उसकी वजह से ये हमारा जितना अरेबियन सी है ये न्यूक्लियराइज्ड हो जाएगा। ये एक बड़ी चिंता की बात है। भारत के इस पड़ोसी को 8 पनडुब्बियां मिलने से हिंद महासागर में तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि इलाका पहले से ही चीन और भारत के समुद्री ताकत के प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। टीम न्यूज नेशन। चीन ने पाकिस्तान की जो 8 सबमरीन देने की बात कही है वो युआन क्लास की सबमरीन होगी। चीन की सबसे मॉडर्न सबमरीन में से एक युआन 041 पहले भी हिंदुस्तान की सरहदों से गुजर चुकी है। सेना के सूत्रों की माने तो 22 मई 2014 को चीन की यह पनडुब्बी कराची शहर जाने के लिए गुजरात के पास से गुजरी थी। चीन की युआन क्लास पनडुब्बी यही वो पनडुब्बी है जो 22 मई को अरब सागर में भारतीय सीमा से बिल्कुल पास होकर गुजरी थी। चीन की युआन क्लास की यह पनडुब्बी हिंद महासागर और अरब सागर से होते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह तक पहुंची थी और कुछ समय कराची डॉकयार्ड पर बिताने के बाद ये वापस चीन चली गई। इतना ही नहीं, इस सबमरीन में कुल 65 लोगों की टीम सवार थी जो कराची में रिफ्यूलिंग और रीस्टॉकिंग के लिए 1 हफ्ते तक ठहरी थी। चीन ने यह हरकत भारत के पीएम की चीन यात्रा के कुछ दिनों बाद ही की थी। इस घटना ने जहां भारत को चौंका दिया था, वहीं चीन ने भारत को आंख दिखाते हुए कह दिया था कि भारत अरब सागर को अपना आंगन न समझे। इस घटना से जाहिर है कि चीन अपनी गलती मानने को न तो तैयार है और न ही पीछे हटने को।
दरअसल ये पहला मौका था जब चीन की कोई पनडुब्बी भारतीय समुद्री इलाके में देखी गई थी। इस घटना के बाद ही चीन और पाकिस्तान के बीच समंदर में रचे जा रहे नए चक्रव्यूह के बारे में दुनिया को पता चला था और अब खबर है कि यही वो पनडुब्बी है जिसे चीन पाकिस्तान को बेचने जा रहा है। युआन क्लास की सबमरीन को टाइप 039A सबमरीन भी कहा जाता है। ये पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक हैं और उन्हें कुछ दिनों में बैटरी के लिए बाहर आना पड़ता है। इसमें 60 दिन तक तैरने के लिए फ्यूल भरा होता है। जानकारों की माने तो इस डील से चीन एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। इस डील से जहां चीन को अपनी पनडुब्बी अरब सागर में लाने ले जाने का मौका मिलेगा, तो वहीं पाकिस्तान से डील कर वो मोटी कमाई करने की भी फिराक में है। हालांकि पीएलए का कहना है कि यह घटना हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, लेकिन भारतीय जानकार इसे चीन की चुनौती करार दे रहे हैं। चीन पाकिस्तान से मिले समुद्री ठिकानों का न सिर्फ फायदा उठा रहा है, बल्कि अब वो पाकिस्तान को खतरनाक पनडुब्बी की सप्लाई भी करने जा रहा है। समंदर में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकियों को बारीकी से समझने की जरूरत है और समंदर में रची जा रही पड़ोसी देशों की नीली साजिश से हिंदुस्तान को बेहद सावधान रहना होगा। टीम न्यूज नेशन। भारत के दूसरे पड़ोसी देशों में भी चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तो पूरी तरह चीन के कब्जे पर है, वहीं म्यांमार और श्रीलंका में भी चीन ने अपना दखल काफी हद तक बढ़ा लिया है। ड्रैगन के इस दाव से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो है भारत को, क्योंकि इन देशों में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य असर को भारत काफी सालों से महसूस कर रहा है। जहां एक ओर भारत से लगी सीमा पर घुसपैठ करता रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के जरिए जोड़ता रहा है और इसके लिए चीन ने अपनाया है एक नया तरीका। चीन हर उस देश से दोस्ती कर रहा है जो भारत के चारों तरफ स्थित है। समंदर में भारत को घेरने के लिए चीन ने चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। भारत के साथ लगने वाले समंदर पर चीन की नजर है और यही वजह है कि अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक चीन लगातार समुद्री इलाकों में अपने ठिकाने बना रहा है। चीन की इस घेराबंदी को, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के तहत एक देश के चारों ओर नौसेना शिविर बनाकर उसे घेरा जाता है और यही चीन भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स म्यांमार के सितवे से शुरू होकर बांग्लादेश के चटगांव और बंगाल की खाड़ी में बने कोको द्वीप से होता हुआ श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो को जोड़ता है। इसके बाद भारतीय समुद्री सीमाओं को घेरता हुआ यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मालदीव के माराओ एटॉल से होता हुआ पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचता है। चीन ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो हिंद महासागर के सेशेल्स द्वीप पर अपना पहला सैन्य ठिकाना स्थापित करेगा और अगर ऐसा हुआ तो ये चीन का विदेश में पहला सैन्य अड्डा होगा और चीन के इस कदम से भारत की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। चाइना की कोशिश है कि जैसे उन्होंने श्रीलंका में जहां वो पोर्ट बना रहे हैं उसको 99 ईयर लीज पर ले लिया है कुछ एरिया, और वहां पे कुछ भी हरकत कर सकते हैं। वो क्या इस्तेमाल करते हैं आने वाले समय पर पता लगेगा। इसी माफिक कहा जा रहा है कि ग्वादर एरिया में चाइना की कोशिश है कि 40 साल तक उस एरिया को लीज पर ले ले और अपना एक किस्म का वहां पे एयर और नेवल बेस बनाए, जहां पे आने वाले समय में पाकिस्तान चाइना की सबमरीन्स भी डॉक हो सकती हैं। चीन हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के नाम पर इलाके में अलग अलग तरह के नौसैनिक जहाज तैनात करने की योजना बना रहा है। वो अपने पहले एयरक्राफ्ट करियर का समुद्री परीक्षण भी कर रहा है। उसकी योजना ऐसे 3 और पोत बनाने की है। 2014 में चीन के हिंद महासागर में 2 परमाणु पनडुब्बियां और 1 सामान्य पनडुब्बी तैनात करने की खबरें सामने आई थी। ये सभी एग्रीमेंट और तैनातियां भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं, क्योंकि भारत अपने व्यापार और सुरक्षा के लिए समुद्रों पर निर्भर है। ऐसे में चीन की एग्रेसिव पॉलिसी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अमेरिका के साथ समझौता हो या सेशल्स, मॉरिशस या श्रीलंका, भारत ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो चीन के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से बाहर निकले।
मॉरिशस में भारत ने 2 टापू लीज पर ले रखे हैं। वहीं सेशल्स में भी मोदी ने एक द्वीप को लीज पर लिया है, जहां समंदर पर निगरानी के लिए आधुनिक रडार लगाए जा रहे हैं। मालदीव और श्रीलंका के साथ भी रिश्तों को मजबूत करने पर भारत ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब दिया है। मोदी नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और जापान को गले लगाकर चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने में जुटे हुए हैं। मोदी अपनी कोशिशों में लगे हैं, लेकिन हर रोज एक नई साजिश को पैदा कर चीन अपने नापाक इरादों की एक और तस्वीर दुनिया के सामने रख देता है। टीम न्यूज नेशन। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के चक्रव्यूह की बात करें तो भारत ने चीन की चालबाजी पर नकेल कसने के लिए उसके ही जुबान पर जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत का एक जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में पहुंच चुका है। फिलहाल INS सह्याद्री वियतनाम के नेवल बेस पर तैनात है। अब समंदर में घिरेगा चीन। ड्रैगन के खिलाफ हिंदुस्तान का चक्रव्यूह। भारतीय युद्धपोत पहुंचा चीनी समंदर के पास। जी हां, चीन जिस जुबान में बात करता है, अब उसी भाषा में चीन को हिंदुस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जिस दक्षिण चीन सागर को चीन अपना आंगन समझकर दुनिया को डराता और धमकाता रहा है, अब वहां पहरेदार बनकर भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS सह्याद्री पहुंच चुका है। भारत का भरोसेमंद जंगी जहाज INS सह्याद्री दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। युद्धपोत वियतनाम के दानांग नौसैनिक अड्डे पहुंचा। 4 दिनों के दौरे पर निकला INS सह्याद्री दक्षिण चीन के इलाके में जाने के इरादे से वियतनाम पहुंचा है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये युद्धपोत उत्तर पश्चिमी प्रशांत इलाके में भी जाएगा। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और वियतनाम के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सामरिक तनाव की वजह से चीन दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों का वियतनाम जाना पसंद नहीं करता। लेकिन भारत के मुताबिक वियतनाम की सेना के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बनाने के इरादे से भारतीय युद्धपोत वियतनाम के दानांग पोर्ट पहुंचा है। हम लोगों ने भी वियतनाम के साथ मिल करके चाइनीज साउथ चाइना सी में, जिसके लिए चाइना बहुत सेंसिटिव है, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। नेवल कोऑपरेशन है और यहां तक की बात उठाई गई थी कि इंडिया को भी एक पोर्ट मिलेगा वियतनामीज के साथ अपना नेवी बिठाने के वास्ते। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह तैयार है। दक्षिण चीन सागर के द्वीपों को लेकर चीन और इसके तटीय देशों के बीच विवाद चल रहा है। ड्रैगन दक्षिण चीन सागर को अपना इलाका बताता रहा है। वहां दूसरे देशों के युद्धपोत का आना चीन को नागवार गुजरता है। यहां तक कि उसने दक्षिण चीन सागर में भारत के तेल उत्खनन का विरोध भी किया है। चीन भले ही विरोध करे, लेकिन भारत सरकार ने INS सह्याद्री को दक्षिण चीन सागर तक पहुंचाकर ये साफ संकेत दे दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। चाइना की दादागिरी है साउथ ईस्ट एशिया में, तो हम वहां पे जाकर के लोगों के साथ गठबंधन करते हैं। वियतनाम हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया और बाकी सारे देश। मोदी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत की नीति अब लुक ईस्ट यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है। भारतीय नौसेना के मुताबिक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में सहयोगी देशों की मदद से भारतीय जंगी जहाज को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। एक तरफ जहां चीन भारत के चारों ओर घेरा बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं भारत ने भी अपनी तैयारियां काफी पहले ही शुरू कर दी थी। ताकत के लिहाज से हिंदुस्तान की नेवी की अगर बात की जाए तो वो दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडियन ब्लू वाटर नेवी एशिया में सबसे आगे है, और वो है विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। रक्षा जवान करते रहे हैं, चाहे वो थल सेना के हों, वायुसेना के या नेवी के। लेकिन आज के इस मशीनी युग में शक्तिशाली सेना का मतलब जवानों की तादाद के साथ साथ आधुनिक हथियारों से लैस सेना होना भी है। देश की नेवी के पास युद्धपोतों से लेकर पनडुब्बी और लड़ाकू विमान तक होते हैं। इनमें सबसे अहम और सबसे बड़ा होता है विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। एशियाई देशों में भारत, चीन और जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है।
भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं। वहीं अरब सागर में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने पाकिस्तान के पास अभी एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, जबकि खुद को महाशक्ति मानने वाले चीन के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर। हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर और दुश्मनों के लिए बुरी। This is the Indian Navy, a true maritime power. देश के समंदर पर बुरी नजर रखने वालों की अब खैर नहीं। आ रहा है देश के समंदर में सबसे बड़ा जंगी जहाज विशाल। आसमान में जैसे सूरज की चमक को चुनौती देना संभव नहीं, उसी तरह समंदर की लहरों के बादशाह आईएनएस विशाल का सामना करना भी किसी दूसरे युद्धपोत के लिए आसान नहीं होगा। और सूत्रों के मुताबिक ये युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से चलेगा। अमेरिका के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा। भारत में बना ये अपनी तरह का सिर्फ दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विशाल का वजन 65,000 टन होगा और इसके डेक पर 50 एयरक्राफ्ट के खड़े होने के लिए जगह होगी। अगर बात भारत की करें तो सबसे शानदार विमान वाहक पोतों में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य की खूबियों की फहरिस्त उसके आकार की ही तरह विशाल है। आईएनएस विक्रमादित्य भारत का ताकतवर युद्ध पोत है। आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारत की तैयारियां भी कमजोर नहीं हैं। 2016-17 तक कोची शिपयार्ड से देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा। यूपीए सरकार की पहल पर 2009 में शुरू किए गए स्वदेशी आईएनएस विक्रांत में एयरक्राफ्ट कैरियर की भार वहन क्षमता भी उतनी ही है जितनी आईएनएस विक्रमादित्य की। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट ने 25 साल से ज्यादा समय समंदर में बिताया है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी की शान रहा विराट साल 1987 में नौसेना का हिस्सा बना था। इसके 2018-2019 तक नेवी की सेवा में रहने की उम्मीद है। आईएनएस विराट की कमान अब तक 18 कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में रही है। इनमें से 3 अफसर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के पद पर पहुंचे हैं। पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत उसी ब्रिटेन से खरीदा गया था जिसके शासन के खिलाफ लड़कर भारत आजाद हुआ था। 1945 में ब्रिटेन में आईएनएस हरक्यूलिस नाम से तैयार किए गए आईएनएस विक्रांत को ब्रिटेन ने 12 साल बाद भारत को बेच दिया था। 40 साल तक भारत की सेवा करने के बाद ये विमान वाहक पोत 1997 में रिटायर कर दिया गया। लेकिन नौसेना में कहा जाता है कि जहाज रिटायर नहीं होते। ऐसे में नौसेना 2018 तक स्वदेशी तकनीक पर बने विक्रांत श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशन होने की भी उम्मीद कर रही है। टीम न्यूज नेशन। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और ठीक उसी के अंदाज में भारत ने अपने पनडुब्बियां बेड़े को चाक चौबंद किया है। अरिहंत से लेकर चक्र और अब कलावरी अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहदों को सुरक्षित करने के लिए सबमरीन्स का पूरा बेड़ा तैयार किया गया है। जमीन, हवा और पानी तीनों ही क्षेत्रों में मुस्तैद है हिंदुस्तान। जमीन और हवा से परमाणु वार करने के लिए हम पहले ही तैयार थे। अब भारतीय नौसेना के पास भी होगी ये ताकत कि वो दुश्मनों के इलाके में जाकर उनके खिलाफ पानी के भीतर से ही कर सकता है हमला। आईएनएस अरिहंत, क्योंकि नौसेना के पास जल्द ही आने वाला है आईएनएस अरिहंत। पानी के भीतर रहकर भी ये अपने दुश्मनों की पहचान कर सकता है और फिर सटीक निशाने से दुश्मनों को कर देगा नेस्तनाबूद। अब जरा जानिए क्या है अरिहंत की ताकत। परमाणु पनडुब्बी अरिहंत में गहरे समुद्र में जाने की क्षमता है। लंबे समय तक अरिहंत को सतह पर आने की जरूरत नहीं। अरिहंत में 83 मेगावाट लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। अरिहंत में लगे परमाणु रिएक्टर को चालू कर दिया गया है।
इस रिएक्टर से जितनी बिजली पैदा होगी उससे एक छोटे शहर की बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल 2017 तक अरिहंत भारतीय बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। आईएनएस चक्र तकरीबन 8000 टन की आईएनएस चक्र पनडुब्बी एक बार में 3 महीने से अधिक समय तक पानी में रह सकती है और ये सबमरीन एंटीशिप मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। आईएनएस कलवारी हाल में बेड़े में शामिल स्कॉर्पियन एक अटैक क्लास की पनडुब्बी है। यानी इस पनडुब्बी के जरिए समंदर में दुश्मन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। स्कॉर्पियन में 21 इंच की टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हुई है और ये सोल्वो लॉन्च कैपेसिटी से लैस है। यानी कुछ ही सेकंड के अंतराल पर एक के बाद एक टॉर्पीडो स्कॉर्पियन से लॉन्च किए जा सकते हैं। हमारे पास जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी एक बड़ी शक्तिशाली सबमरीन है और इसके साथ हम टाइगर शार्क, कलवेरी टाइप जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, टाइगर शार्क उसका, वो भी स्कॉर्पियंस, ये भी एक बड़ी मॉडर्न सबमरीन है और ये मेरे विचार में ये पाकिस्तान की यूहान क्लास जो वो चाइना से ले रहा है उसके मुकाबले में बिल्कुल खरी उतरेगी। आईएनएस कोची आईएनएस कोची भारत में ही तैयार होने वाला एक ऐसा जंगी जहाज है जिसके नौसेना में शामिल होते ही समंदर पर हमारी ताकत और भी बढ़ गई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आधुनिक मिसाइल से लैस आईएनएस कोची अपने 500 किलोमीटर के रडार में किसी भी दुश्मन को न केवल लोकेट कर सकता है बल्कि उसके अलर्ट होने से पहले ही उसको मिटा भी सकता है। आईएनएस कोची की इस ताकत की सबसे अहम वजह है इसमें लगा ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि देश के सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। आईएनएस कोलकाता आईएनएस कोलकाता भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस जहाज का वजन 6800 टन है और इसे तकरीबन 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आईएनएस कोलकाता में अफसर और नौसैनिक सहित तकरीबन 300 लोग तैनात रहेंगे। ये अपनी श्रेणी का पहला पोत है। इस श्रेणी के 3 और पोत बनाए जा रहे हैं। हाल ही में चीन ने हिंदुस्तान के एक और दुश्मन यानी पाकिस्तान को 8 सबमरीन देने का ऐलान किया है, जो इस इलाके में शक्ति संतुलन को पाकिस्तान के पक्ष में करने की कोशिश दिखती है। ऐसे में हाल के महीनों में हिंदुस्तान ने नेवी पावर के एजेंडे पर बल दिया है और आईएनएस विशाल से लेकर आईएनएस कोची इसी कड़ी के शाहकार है। ये कड़ी है उस टारगेट की जिसे भारतीय नौसेना कहती है ब्लू वाटर नेवी। टीम न्यूज नेशन। यहां रुक रहे हैं सिर्फ 3 मिनट यानी 180 सेकंड के लिए और